जी, very good evening. Morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, अच्छा, इस बार Good तो evening, good morning sir. बढ़ गई मेरी, हैं? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, है ना? और ये कौन सा है? जय Good सतनाम। evening, sir. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, है ना? राम राम, है ना? ये सब बोलना चाहिए। चलिए, तो यस यस, तो मेरे हिसाब से कितने जने पहुंच गए भाई? हाँ, अभी संख्या आ गई मेरी, और अभी संख्या आने वाली बाकी। तो यस यस, तो एक बार चेक कर लिए, कल हमने जो किया था वहां तक में कोई दिक्कत हो तो चेक करें। हम लोगों ने अपना EZ सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया, है ना बेटा? और एक बार चेक कर लो, नोमेनक्लेचर भी हो गया उसके बेस पर। और मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि E और Z अगर बराबर बराबर हो जाए तो पहले Hello, sir. Hello, sir. सर आप जो पढ़ा रहे सब तो GOC में है ना? ये GOC फर्स्ट कह सकते हो उसको, अदरवाइज GOC जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है बेटा। तो जी उसका चैप्टर्स आप अलग से करवाएंगे सर? वो अलग से आएगा, वो अलग से आएगा। ओके, थैंक यू सर। अभी अपन टॉपिक ले रहे हैं, ये है आइसोमेरिज्म। कुछ जन इसको कुछ जन GOC1 कहते हैं, GOC2 में फिर आपका केमिकल ये सारी रिएक्शंस आती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन और इंटरमीडिएट ये सब आएंगे। मैकेनिज्म वो पूरा पार्ट GOC होता है ना? तो वो भी आने वाला है, वो भी आया नहीं है। ओके सर। यस डियर्स, अब मेरी बात को वापस समझ लीजिए। हमने क्या कर लिया है, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ये टॉपिक चल रहा है बेटा अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। और जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते तुरंत दो शर्तें फिक्स कर लो। कौन कौन सी दो शर्तें याद होगी होंगी आपको? सबसे पहले कंपाउंड के पास कौन सी एक्सिस होनी चाहिए? RR एक्सिस, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक्सिस, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या साइक्लिक पार्ट आएंगे। और दूसरी शर्त थी कि आपका उस RR एक्सिस से जुड़े कार्बन पर कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा जो कर देगा इसका मतलब वो GI शो करेगा। अब GI के पार्ट थे, GI के 3 पार्ट किए थे मैंने। अब 3 पार्ट कौन से? एक कंप्लीट हो चुका है, और वो कंप्लीट पार्ट था सिस ट्रांस एंड EZ। ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप चेक कर लो सिस एंड ट्रांस एंड EZ। सिस और ट्रांस के अंदर क्या होता था? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड पर कोई सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए तो अपन कहते थे सिस, और कोई सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड आ जाए तो अपन कहते थे ट्रांस। क्लियर? और आपके EZ में क्या होता था? EZ के अंदर डबल बॉन्ड एक्सिस पर ये आपका A, ये आपका B, ये आपका Y, ये आपका N, तो इस C पर दोनों ग्रुप अलग होने पर जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको हमने स्टार या गोला कर दिया। इसी तरह से मान लो आपका हाई प्रायोरिटी चेक हो गया, और हाई प्रायोरिटी के रूल थे R1 R2 R3 R4, ये अपने किए थे एटॉमिक नंबर सब चीजों के बेस पर। उसके बेस पे हाई प्रायोरिटी ऑपोजिट हो तो E, और अगर सेम साइड हो तो Z। ये सारा कुछ अपन कंप्लीट कर चुके हैं यहां तक। क्लियर? अब आज अपन एंट्री करने जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो हेडिंग डाल लीजिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये अब की बार ये केस लेने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा सा केस है। इसमें हमारी पहली शर्त ये थी RR एक्सिस, देखो ये नहीं। दूसरी शर्त कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, तो इसमें एक तो लोन पेयर लाइक या सब्स्टिट्यूट की तरह होगा, और यहां पर लगने वाला ग्रुप डिफरेंट हो तो फिर ये शर्त मानी जाएगी कि साहब ये दोनों अलग अलग होंगे। और अब इसमें क्या होता है, इसको देने का तरीका बहुत ही इजी, पहले बता दूं ये लीजिए। अब देखिए इसका एग्जांपल बहुत ही इजी। इस एग्जांपल में क्या होता है, दो टर्म्स आती हैं। एक टर्म का मतलब होता है सिन, और एक का नाम होता है एंटी। इसमें सिस और ट्रांस या EZ वर्ड नहीं चलता। ये वर्ड तभी चलता है जब आपका RR एक्सिस जो है वो कार्बन कार्बन के बीच हो, तब चलता है सिस ट्रांस और EZ। और अगर वही RR
एक्सिस कार्बन नाइट्रोजन के बीच आ जाए तो फिर अपन वर्ड यूज करते हैं सिन और एंटी। अब देखो कैसे, जैसे सिन का मतलब होता है सेम साइड, यानी कि एक ही तरफ, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड, यानी कि विपरीत तरफ। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, आप कहोगे कैसे, देखो एग्जांपल देखना, नाइट्रोजन की एक्सिस, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब आपका ये देखिए दो ग्रुप लगा दिया। अब इस आर एक्सिस, ये पहली शर्त पूरी, दूसरी शर्त में नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी। इसका मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। लेकिन अब सिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पर लगा हुआ ग्रुप दोनों सेम ग्रुप एक ही तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ, तो सिमिलर पार्ट का इस एक्सिस पर एक तरफ होना, इसको सिन नाम देना। और अगर हम इसको घुमा दें, इसका रोटेशन कर दें, जैसे इसको घुमा के यहाँ ले, तो अब की बार लोन पेयर चला गया यहाँ पर और ये ए आ गए यहाँ पर, ये लोन पेयर एज इट इज और ये आपका एज इट। अब देखो, अब दोनों लोन पेयर एक दूसरे के विपरीत, या ए ग्रुप के विपरीत, तो इसे एंटी या अपोजिट कहा जाए। बस इतना छोटा सा केस है सेकंड। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल दूं, तो इसका एक फेमस एग्जांपल है, या तो वो दिशा में ये देखिएगा। अब इस समय जो एग्जांपल मैंने लगाया है, इस एग्जांपल का नाम है डाई एजो बेंजीन। ये कंपाउंड डायजोबेंजीन है, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सर ये डायजोबेंजीन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप कहोगे यस या नो। तो इसके लिए आप तुरंत जाओगे शर्तों में। सबसे पहले आर एक्सिस ये, फिर एक ही नाइट्रोजन या पॉइंट पर सेंटर पर दोनों डिफरेंट, इसका मतलब ये यस। और अब हम बताएंगे क्या ये सिस्टम कहां से है, तो नो। क्या ये इजेड है, नो। तो इस समय ये सिन और एंटी में से क्या है, तब तो कह सकते हैं दोनों लोन पेयर एक ही साइड है, तो इसके आगे लग जाएगा सिन। तो नाम बन गया सिन डाइएजोबेंजीन। अब आप सोच के देखिए, अगर इसको घुमा दिया जाए तो इसका मतलब ये फेनिलिन यहां आ जाएगी, लोन पेयर यहां आ जाएगी। तो ऐसे में आपकी कंडीशन में लोन पेयर ऑपोजिट होंगे, तो नाम के आगे एंटी वर्ड आ जाएगा, तो नाम बन जाएगा एंटी डाइएजोबेंजीन। तो नोट कर लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल इस केस नंबर सेकंड से। सर इस एग्जाम्पल का नेम क्या है, ये जो लास्ट, ये नेम क्या है? डाइएजोबेंजीन। यस सर। डाइएजोबेंजीन। ये देखिए, तो आपकी परिभाषा अभी भी वही की वही है, डेफिनेशन, कि इन दोनों का ड्यू सेम, इन दोनों का एमएफ सेम, इन दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम, लेकिन अंतरिक्ष में, स्पेस में जो लगने वाले ग्रुप है उनका ओरिएंटेशन यानी कि स्पाशियल अरेंजमेंट यानी व्यवस्था अलग अलग है। सेम साइड हो जाए तो सिन और अपोजिट हो जाए तो पर कहेंगे एंटी। तो ये छोटा सा एक सेट और कंप्लीट हो गया हमारे जीआई का सेकंड सेट। चलिए स्नैपशॉट हो गया। यस सर। चलिए तो कैटेगरी चेंज करते हैं, कैटेगरी नंबर थर्ड आ जाए। कैटेगरी नंबर थर्ड में आ रहा है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन।
अब की बार हम ये एक्सिस लेने जा रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और देखिए इसमें कौन सा बेस्ट एग्जांपल आता है, तो हम इसको एक बार यहां से हटा लें। यस जी। अब आप देखिए इस कैटेगरी में जो मैंने नंबर 3 लिखा है, मैं 3 यहां वापस लिख देता हूं। 3 है बेटा आपका कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एक्सिस। ये इसमें जो एग्जांपल आएंगे उन एग्जांपल्स का नाम होता है ऑक्साइन्स, उन्हें ऑक्सीन कहते हैं। ये कहलाते हैं ऑक्सीन। ये ऑक्सीन कैसे बनते हैं पहले उसको समझ लीजिए। ये केमिकल रिएक्शन आएगी आपके एल्डिहाइड कीटोन में। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं निर्माण, यानी कि प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीन बनते हैं कैसे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ऑक्सीन कैसे बनते हैं, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को लीजिए एज ए रिएक्टेंट। तो हमने देखो ये लिया है या तो एल्डिहाइड या हमने लिया है कीटोन, और इन दोनों को मिलाकर अगर अपन बोले तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पर आपका जो एक क्रियाकारी या एक जो रिएक्टेंट है वो एल्डिहाइड या कीटोन है, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है एक अमोनिया के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव से। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल इसको बोल रहे हैं और अमीन इसको बोल रहे हैं, और दोनों को लेके जब रिएक्शन करते हैं तो इनकी रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन तो अपना ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोक्सिल अमीन अपना H2 देता है, और ये निकल जाता है इसमें से वाटर। ये देखो ये निकल गया इसमें से वाटर। अब जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड की शक्ल देखिए, कार्बन और ये डबल बॉन्ड, और यहां जुड़ गया इसके साथ नाइट्रोजन विद OH और ये लोन पेयर। इस बनने वाले कंपाउंड का नाम है ऑक्सीन। ये निर्माण हो गया इसका, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये ऑक्साइन बने कैसे हैं। ये बने हैं एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया किसी हाइड्रोक्सिल से अमीन करने पर ये डेवलप हुए, इनका नाम दिया गया ऑक्सीन। अब आप सोचने वाला पॉइंट दिमाग लगाओ, अगर ये एल्डिहाइड होता तो इसकी किसी एक वैलेंसी या संयोजकता पर H होता, तो सोचो ये H हमें यहाँ पर दिखाई देता कहीं, तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड से बना है, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड से बना है, तो इसके नाम के आगे जुड़ जाता एल्ड। अब पूरा नाम बन जाता एल्ड ऑक्सीन। और सोचिए अगर हम यहाँ पर H ना रख के कोई भी रेडिकल रखें लेकिन H नहीं रखे तो वो हो जाएगा कीटोन। अगर ये कीटोन हुआ तो इसके नाम के आगे जुड़ जाएगा किट, तो नाम बन जाएगा किट ऑक्सीन। इसका मतलब ऑक्सीन दो फॉर्म में आते हैं, एंड ऑक्सीन बोला जाएगा तो यहाँ पर किसी एक जगह पर H जरूर आएगा, और अगर कीटॉक्सी बोला जाएगा तो H नहीं हो। तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले समझ लीजिए ऑक्साइन्स बनते कैसे। ये तो हो गया इनका प्रिपरेशन। अब इनको नाम कैसे देंगे वो अपन सीखेंगे, तो पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। हो गया। तो यहाँ पर आपने बहुत छोटा सा हिंट पकड़ा कि ऑक्साइन जो ये हमारा एक्सिस बना रहे हैं, ये ऑक्साइन बनते किससे। हमने कहा किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन करके उसमें से वाटर निकाल दिया जाए तो हमें अपना ऑक्साइन मिल जाएगा। अब पॉइंट आएगा ये ऑक्साइन जीआई कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट उसी के ऊपर। ये देखिएगा, तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एंड ऑक्साइड्स।
सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन एंड ऑक्साइम्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आज के बाद एंडोक्साइम्स कौन से होंगे समझना। ऑक्साइम आप समझ गए, उनको कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है विद OH, और ये दो वैलेंसीज, और अगर अपने एंड बोला है तो इसकी किसी एक वैलेंसी पर H जरूर आएगा। अब ये जगह बस खाली छोड़ दी अपन। तो आज के बाद आपके पेपर में जब भी कोई एंडोक्सिम आएगा, ये संरचना परमानेंटली फिक्स है। और अब देखिए इन ऑक्साइम्स को कैसे समझते हैं अपन। नंबर 1, सबसे पहले आपने कार्बन नाइट्रोजन की एक्सिस बनाई, ये OH, ये लोन पेयर, और ये आपका यहाँ पर H, और ये जगह खाली छोड़। अब देखिए इस समय हमारी दोनों शर्तें देखो आप। पहली शर्त RR एक्सिस होनी चाहिए, ये देखो RR एक्सिस पहली शर्त। दूसरी शर्त इस RR एक्सिस से जुड़े केंद्र या सेंटर पर कोई भी दो सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ H है तो यहाँ H नहीं होना चाहिए, और कुछ भी आएगा तो यस हो गई। इसी तरह से नाइट्रोजन पे देखो एक OH है और एक आपका लोन पेयर है, इसका मतलब ये GI शो करेगा। अब इसकी GI में क्या चीज देखते हैं अपन कि एंड ऑक्सीन का H और ऑक्सीन का OH अगर इस एक्सिस के एक ही तरफ है तो नाम जुड़ जाएगा सिन, और आगे लिख दिया जाएगा आपका जो भी नाम है वो एंड ऑक्सीन। तो इसका नाम हो गया सिन एंड ऑक्सीन। अब आप देखो इसका जोड़ीदार या इसका पेयर, अगर मैं इसको घुमा दूं तो घुमाने से कार्बन डबल बॉन्ड N, और अब की बार आपका OH इस साइड आ जाएगा, लोन पेयर चेंज हो गया, और ये H अपनी जगह पर। अब की बार आप चेक करो, आपका H इस OH का इस एक्सिस पर ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट को बोलेंगे एंटी, और आगे नाम जुड़ जाएगा इस H के कारण एंड ऑक्साइन। अब आप देखो दोनों के दोनों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। तो आज के बाद आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि जब भी पेपर में एंड ऑक्सीन्स का GI देगा एग्जामिनर, वो आपको कार्बन डबल बॉन्ड NOH का एक्सिस देगा। कार्बन के पास H होगा तो अपन कहेंगे वो एंड ऑक्सीन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि इस एक्सिस पर H और OH सेम साइड है तो सिन एंड ऑक्सीन, और अगर ऑपोजिट है तो एंटी एंड ऑक्सीन। तो सबसे पहले तो इतना काम कंप्लीट कर लो, फिर बताता हूं पेपर में जब इसके क्वेश्चन बनेंगे तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे। नोट कर लीजिए पहले बेटा इसको। यस डियर, अब अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो अब आपको बताता हूं इसमें एग्जांपल। जैसे एग्जामिनर ने एग्जांपल बोल दिया, जैसे एग्जामिनर ने बोल दिया GIN ऐसी एसिड ऑक्सीन। अब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आप एसिड ऑक्सीन में GI को चेक करो। अब देखो एक एक शब्द का मतलब समझना। जैसे पेपर में एग्जामिनर ऑक्साइन बोले, ऑक्साइन बोलते आप समझ जाओ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH, और ये लोन पेयर, इसको बोलते हैं ऑक्सीन। तो आज के बाद अपने दिमाग में परमानेंटली ऑक्सीन का फिक्स कर दो पिक्चर। अब दूसरा पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है एंड, इसका मतलब इसकी किसी एक वैलेंसी पर H जरूर आएगा, तो ये आ गया H। और अब चेक करो शब्द है एसिड, और आप जानते हैं एसिड का मतलब होता है कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो देखो एक कार्बन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन और बढ़ा दो, आपका आंसर बन गया। तो सबसे पहले तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन गया, ये जगह हमने भर दी। देखो अब आप सोचो पेपर में लिखा हुआ है गिव GI in
एसिटल ऑक्सीजन, तो पहले एसिटल ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर कार्बन नाइट्रोजन H एंड OH, ये जगह खाली थी तो एसिड का मतलब दो कार्बन, तो एक ये रहा और एक ये। अब आप चेक करके देखो आपका इस RR एक्सिस पर H और OH सेम ही साइड है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, गौर से देखो। अब इसका नाम आप दोगे H और OH एक ही तरफ है तो सिन, लेकिन कार्बन की संख्या 2 है तो एसिड, एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल्ड, और पूरा ग्रुप ऑक्साइन है तो जोड़ दो ऑक्साइन। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया सिन एसीटल ऑक्सीन। अब आप सोचो यदि हम इसका जीआई बनाएं तो आपने क्या किया, सिर्फ ये चेंज किया, इसके चेंज करते H और OH एक दूसरे के ऑपोजिट, तो अब की बार आपका एंटी एसीटल ऑक्सीन। तो आप चेक कीजिए अब की बार यहां पर आपका CH3 आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर कहेगा जीआई यानी कि एसीटल ऑक्सीन का जीआई 2, तो ऐसे में आपको दो जीआई दे दें, एक सिन एसीटल ऑक्सीन और एक आपका एंटी एसीटल ऑक्सीन। पहले चेक कर लीजिए क्या ये समझ में आ गया क्या। यस सर। क्योंकि अगला एग्जांपल में आपके बार ध्यान रखना, समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये नाम जो है ना बेटा, आपको अगर आपको ध्यान हो, कॉमन नेम जब बताए थे मैंने, तो मैंने कहा था अगर मैं लिखूं फॉर्म तो एक कार्बन मिला जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ एसिड तो दो कार्बन मिले जाएंगे, अगर मैं बोलता हूँ प्रोपियोन तो इसका मतलब 3 कार्बन मिले जाएंगे, और अगर मैं बोलता हूँ ब्यूटाइल तो आपको ध्यान होगा 4 कार्बन, और यदि मैं लिखता हूं वेलर तो ये था 5 कार्बन, याद है आपको, तो उसी के बेस पे ये नाम है। अब आप कहोगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं अब पेपर में कैसे आएगा, अब रटने की जरूरत नहीं है। अब पेपर में एग्जामिनर आपको क्या कहेगा, ढंग से समझना। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करने जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सिन ब्यूटाइल ऑक्सीन इज, वो कह रहा है बताइए दिए गए 4 विकल्प में से सिन ब्यूटाइल और ऑक्सीन कौन सा है, तो वो दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, अब फाइनल टच है। डी, ऑप्शन डी। हाँ, बोलना नहीं, आप आराम से चलो, केवल ऑब्जर्व करो बेटा, एक एक शब्द का उपयोग करो, देखो आप। डी। हाँ डी बिल्कुल सही। तो देखो अब एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर है। देखो अब पेपर में अगर कभी आए तो रटना मत, फिक्स कर दो, जब भी लिखा हुआ आ जाए ऑक्साइन, सबसे पहले ये वाला हिस्सा दिया, ये ऑक्साइन। अगला बोलता है एंड, इसकी 2 वैलेंसी में किसी एक पर एच आएगी, लेकिन अगर वो सिन बोल रहा है तो इस OH के सेम साइड आएगा। तो सोचिए इसका मतलब इस समय ये सिन है, इस समय ये एंटी है, और ये आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि ये इस शर्तों को पालन ही नहीं कर रहा। देखो चेक कर देखो, इसमें RR एक्सेस तो है लेकिन एक ही कार्बन पे 2 सेम हो गए। देखो इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा,
और चेक करके देखो ये भी आपका सिन। अब आप चेक करो देखो नाम कैसे बन रहा है। अगले ने बोला सिन ब्यूटाइल, इसका मतलब हमें 4 कार्बन देखने हैं। तो देखो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4, देखो ये आंसर। जबकि अगर हम इसको देखें तो इसका नाम क्या होगा, अपन गौर से देखें तो इस समय इसका नाम होगा 1 2 3। तो 3 का कौन हो गया, प्रोपियन। तो इसका नाम हो जाएगा सिन प्रोपियन एल्ड, और ये हो गया ऑक्साइड। जबकि आप इसको देखो तो इस समय आप इसके अंदर देखोगे OH और H अपोजिट है तो एंटी, लेकिन कार्बन हो गए टोटल 4। तो 4 के लिए वर्ड आएगा ब्यूटाइल, तो ये बन जाएगा एंटी ब्यूटाइरल ऑक्साइड। अब पॉइंट क्या आता है कि सर इसका सिन और एंटी तो नहीं होगा, लेकिन नाम तो बनेगा। यस, नाम बनेगा क्योंकि कार्बन तो एक है, तो एक है तो इसके नाम में सिर्फ लगेगा फॉर्म एंड ऑक्साइड, लेकिन सिन और एंटी नहीं है। अब बोलिए क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गई तो आप मुझे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करके बताओ। बेंजल्ड ऑक्साइड, और मैंने आगे लिख दिया एंटी। तो आप सोचिए इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में या अपनी प्रैक्टिस में। मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो अपने आप को टैली कर लेना। तो एक बार आप अपनी कोशिश करके इस वर्ड मीनिंग को यहाँ क्लियरिफाई करो। एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अपने पास रखी कॉपी के अंदर अपने पेपर के ऊपर आप ड्रॉ करके देखो, खुद बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बनाऊंगा फिर अपने आप चेक कर लेना यस और नो। तो इसको पूरा पढ़ना है आपको अपनी कॉपी के अंदर। एंटी बेंजल्ड ऑक्साइड, कल को अगर ये पेपर में नाम लिखा हुआ आया तो आपको रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप इसी का डाइसेक्शन करके यहीं से आंसर निकाल लो। तो एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर है देखो। तो यस, काफी जनों ने कर लिया है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आप सबने कर लिया हो तो यस चेक कीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे आज के बाद यहां से ऑक्साइड। ऑक्साइड कहते हैं आज के बाद फिक्स कर लो कार्बन, नाइट्रोजन और ये OH और ये लोन पेयर। मैंने ऐसा लिख दिया, मैं जरूर ऐसे ही लिखूंगा, इसको सीधा भी कर सकता हूँ तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो एग्जामिनर की डिमांड है, वो कैसा भी लिख के दे सकता है। तो दोनों के लिए तैयार हो। अब दूसरा पॉइंट एल्ड, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह पर H आएगा, लेकिन वो H इन दोनों में कहां आएगा ये डिसाइड ये करेगा। तो H आपका एंटी बोला गया, इसका मतलब वो वाला H इसके अपोजिट आएगा। इसका मतलब ये होगा एंटी, और इसको देखोगे तो H जाएगा। और अब बोला गया बेंज, तो बेंज का मतलब बेंजीन रिंग, ये बेंजोडिहाइड से बन रहा है, देखो ये बेंजीन रिंग। अब आप चेक कर लो, आपने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हो तो नाम बन गया देखो एंटी बेंजल्ड ऑक्साइड। सही है सर। यस, तो मैं होप करता हूं कि आपको एंड ऑक्सीन्स के अंदर आपको जीआई समझ में आ गई होगी। क्लियर, शर्तें वही रहेगी ये वाली। तो अब तक आप समझ पाए होंगे कि चाहे मैं कितने भी जीआई दूं, सारे जीआई के अंदर ये 2 शर्तें चेक करनी बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को ये शर्तें चेक करनी आ गई वो 100 का 99% क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, क्योंकि आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। केवल ये पूछते हैं ये जीआई देगा या ये जीआई नहीं देगा, बस। तो ऐसे में आपको ये शर्तें ढंग से देखनी आनी चाहिए बस। अब मैं आता हूं अपने इसी के अगले पार्ट पर, और उसका नाम है यस। अब मैं अगला पार्ट लेने जा रहा हूं GIN।
किट ऑक्सीन। अब आप अच्छे जानते हैं बेटा, ऑक्सीन बोला है, ये जो ऑक्सीन कहते हैं सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन विद OH। और अब की बार ये देखो, अब उसने कीटो बोला है तो कहीं भी H नहीं आएगा। अब जो भी आएगा वो आपका R एंड R डैश आएगा। और आपको अच्छी तरह ध्यान है कि R और R डैश सेम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो आज के बाद ये स्ट्रक्चर होगी कीटोक्सिन। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, उसको देखकर समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद OH, ये लीजिए। और अब की बार मैंने यहां पर लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया मैंने CH3CH2। अब आप गौर से देखिए, इस समय ये किट ऑक्सीन का एग्जांपल, क्योंकि कारण ये ऑक्साइड एक्सिस हो गई और इसकी दोनों वैलेंसी पे कहीं भी H नहीं है। लेकिन अब इसको कैसे चेक करते हैं, गौर से देखो, इसका नाम कैसे बनता है। आपका ये वाला OH इसके लिए तो सिन है, लेकिन इसके लिए एंटी। तो सोचो अगर मैंने लिख दिया होता सिन, तो आप सोचिए इस समय ये OH किसका सिन है, क्या इथाइल का या मिथाइल का? तो ये किसका सिन है? मिथाइल। मिथाइल का। थाइल का। बिल्कुल, तो जिसका सिन है उसका नाम पहले आ जाएगा मिथाइल, फिर दूसरा नाम आ जाएगा इथाइल। और अब आपको पता है ये कौन है, किट ऑक्सीन। को जोड़ दीजिए किट ऑक्सीन। अब इसका कंप्लीट नेम हो गया सिन मिथाइल इथाइल किट ऑक्सीन। ये नाम आपको बता रहा है कि सिन का मतलब N पे लगा हुआ OH इसके साथ सिन। अब आप देखो इसका दूसरा नाम भी पॉसिबल है, इसका दूसरा नाम बन सकता है एंटी। लेकिन आप देखो इसका एंटी है कौन, इथाइल। तो पहले लिखा जाएगा इथाइल, फिर लिखा जाएगा मिथाइल और जोड़ के लिख दिया जाएगा किट ऑक्साइन। तो देखो ये आपका नाम बन के तैयार। सर पेपर में किसको लिखेंगे सर? क्या बेटा? एग्जाम में किसको लिखेंगे, कौन सा सही होगा? दोनों सही है बेटा, मैंने लिख तो दिया, दोनों सही है। आपको दिमाग लगाओ ना कि उसमें सिन लिखा है, तो इस OH का सिन कौन, तो आपका मैथिल, तो पहले मैथिल आएगा। अगर वो लिखता है एंटी, तो इसका एंटी कौन, तो इसका मतलब दोनों नाम सही। गलत तो कोई नहीं आना। अब यही तो सोचना है, अब आपको बनाना है इसका जोड़ीदार। सोचिए अगर मैं इसको घुमा के ऐसे ले आऊं तो इन नाम में क्या चेंजेस आएगा, वो सोचो आप। सॉरी नेम मिथाइल। हाँ नहीं समझ आया। बोलना नहीं है, एनालिसिस करो बेटा। बिल्कुल सही है, ये लिखा है किसने, प्रियंका सोनी ने, कि ऑप्शन में डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन में दोनों साथ होंगे तो नीचे आएगा बोथ ऑफ दीज, और अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तो फिर एक ही मान्य होगा। ये दोनों नाम सही हैं। और मैंने आपको हिंट दिया इसका दूसरा GI बनाओ, तो मैंने इसको एक्सिस में घुमा दिया, तो स्पेस के अंदर अब ओरिएंटेशन बदल गई। तो ओरिएंटेशन बदल गई तो आपके स्ट्रक्चर में ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब की बार OH घूम के यहाँ पर आ गया, लोन पेयर यहाँ चला गया। यहाँ पर आपका अभी भी बैठा हुआ है मिथाइल, यहाँ पर अभी बैठा है इथाइल। तो अब आप सोचो, अब की बार इस कंपाउंड को जब नाम दोगे तो आप लिखोगे, मान लो आपने लिख दिया एंटी, तो अब सोच के बताओ एंटी कौन है। तो इस एंटी कौन होगा। कौन, मिथाइल। मिथाइल। तो नाम आएगा मिथाइल इथाइल एंड किट ऑक्सीन। और इसका एक दूसरा नाम और आएगा, और वो नाम आएगा सिन के साथ। तो
अब आप चेक करके देखो आपका OH किसके साथ है? मिथाइल इथाइल, मिथाइल एंड और अब आप सोचिए आपका जीआई का बेसिक कंसेप्ट सारा कंप्लीट। अब आज के बाद अगर अपन जीआई को नटशेल करते हैं, जीआई को एक साथ समझते हैं, तो दिमाग लगा आपने जो जीआई किया, अब वो जीआई क्लियर हो गया कि जीआई जब भी पढ़ोगे सबसे पहले 2 शर्तें पढ़ोगे। पूरी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीआई के 3 टाइप पढ़ोगे पहले, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या साइक्लो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल। ये देखो, ये 3 केस हैं। इस वाले केस में 2 पार्ट आए थे, सिस एंड ट्रांस एंड आपका ई एंड जेड, और इन दोनों के अंदर आया था सिन एंड एंटी। ये कंप्लीट सारा सारा कंप्लीट हो गया। अब आप देखो ये है सारा का सारा जीआई, ये जीआई देखो। आवाज की सर हाँ जी सर हेलो सर बाहर है थोड़ा सा। हेलो सर तो सर एक बार इसका नेमिंग बताइए ना, ये जो किया आप एग्जांपल का। यस सर। देखो इसमें क्या करना है, बहुत इजी। सबसे पहले पहचानना सीखो कि ये एक्सिस कौन सी। तो आपको इसको देखकर पहचानना है कि कार्बन नाइट्रोजन की जो एक्सिस आएगी उस एक्सिस का नाम है ऑक्साइन। ये पूरा ऑक्साइन कहलाता है। देखिए ये पूरा ऑक्साइन है, पहला पॉइंट। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने इस कार्बन की दोनों वैलेंसी में कहीं भी H नहीं रखा तो फिर ये कीटोक्सिन। ये दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा पॉइंट कि आपका OH इसके साथ सिन है, तो अगर आपने सिन लिखा तो इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम बाद में आएगा, तो मिथाइल इथाइल कीटोक्सिन। या अगर आपने लिखा एंटी तो इस OH का एंटी ये है, तो पहले इसका नाम आएगा इथाइल मिथाइल कीटोक्सिन। इसका मतलब इस कंपाउंड के 2 नाम। सर अब इसके अंदर आपने ओरिएंट रोटेशन घुमा दिया, रोटेशन घुमाया तो अब की बार आपका ये स्पेस के अंदर अरेंजमेंट बदल गया। पहले OH CH3 की साइड था, अब OH एथिल की साइड हो गई। तो सिन अगर लिखते हो तो ये पहले लिखा जाएगा, और अगर एंटी लिखते हो तो पहले ये लिखा जाएगा। बस इतना सा आया। यस तो ये सर। दोनों में सिन और एंटी लगेगा ना, इसमें दोनों में? बिल्कुल केवल सिस और ट्रांस और इजेड कार्बन कार्बन के लिए होते हैं। सिन और एंटी जब आपका डबल बॉन्ड 2 डिफरेंट के बीच में या कार्बन के अलावा का बीच में होता है तब होता है। तो आप चेक करो, इसके लिए लगता है सिस एंड ट्रांस और इजेड। ये वाला नोमेनक्लेचर इसमें नहीं जाए, सीधी सी बात। चलिए साहब, इसका मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। तो ये आपके सामने एग्जांपल क्लियर हो गए। जैसे मैं एक बार एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिखा दूसरा एग्जांपल, आपने ये लिखा तीसरा एग्जांपल, आपने ये लिखा चौथा एग्जांपल, आपने ये लिखा और पांचवा एग्जांपल आपने ये लिखा। तो आप देखो ये सारी पिक्चर आपके सामने है। अब ये जितने एग्जांपल मैंने लिखे हैं वो यहां से स्टार्ट होंगे। पहले शर्तें, तो चेक करके देखो ये पांचों के पांचों ये दोनों शर्तें पूरी कर रहे। देखो पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, इसमें कौन सा सिस्टम यूज करोगे आप? तो आप कहोगे हम इसमें
सिस एंड ट्रांस भी यूज कर सकते हैं, तो इस कंपाउंड के क्या क्या नाम होंगे पहले चेक कर लो। तो आपकी शर्तें चेक करने के बाद देखो आप इसे सिस कहोगे कि ट्रांस? सिस। क्योंकि दोनों सिस एक ही तरफ है। या अगर इजेड सिस्टम लगाते हो तो इन दोनों में हाई प्रायोरिटी ये रही और इन दोनों में हाई प्रायोरिटी ये रही, तो ये ई कहलाएगा कि जेड? जेड। जेड। इसका मतलब इस समय ये कंपाउंड सिस भी है और ये कंपाउंड जेड भी है और ये शर्तें भी पूरी कर रहा है, जीआई खत्म। अब यही बात ध्यान रखो, सबसे पहले शर्तें आर एक्सिस, देखो रिंग का मतलब आर एक्सिस हो गया। दूसरी बात वो सेम ग्रुप नहीं है। अब इसमें सिस एंड ट्रांस देखें तो सिस एंड ट्रांस दोनों ऑपोजिट, तो ट्रांस भी हो गया और ई जेड में देखा जाए तो ये ई भी हो खत्म। अब यहाँ आ जाओ, अब इसको देखोगे तो अब ये नोमेनक्लेचर काम नहीं है, क्योंकि अब आपका आर एक्सिस जो है वो बदल गया, तो आपकी दोनों शर्तें यहाँ पर देखो पूरी हो रही है। और अब आप दिमाग लगाओ इस OH के रिस्पेक्ट में किसको देखोगी, तो इस S से डिसाइड हो रहा है कि ये एल्डोक्सिन है कि कीटोक्सिन है? एंटी एल्डोक्सिन। H इसके कहां पर है, सिन पर है कि एंटी पर है? एंटी पर है। तो इसके नाम के आगे एंटी लग जाए, ये वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे इसको अगर गौर से देखो तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पहली एक्सिस, दूसरी शर्त आपने चेक कर ली, इसका मतलब यस। अब इसका नाम सिन और एंटी में देखें तो सिन है, होगा सिन। दोनों लोन पेयर एक ही तरफ है तो ये आपका सिन हो गया। अब इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो आप चेक करके देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्सिस, लेकिन इसमें सिस एंड ट्रांस नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, तो फिर इसमें केवल क्या लगेगा, जेड। आई और एफ में से आई की प्रायोरिटी देखना आपको आता है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। और ऐसे सीएल और बीआर में से बीआर की प्रायोरिटी, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ई। आइसोमेरिज्म कंप्लीट। इतना छोटा सा है जीआई, देखो मेहनत आपने पूरी की है, लेकिन जब उसको समझा पूरा तो ये इतने छोटे से में क्लियर हो गया बस। ऑल्सो क्लियर सर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी सिन और एंटी ही लगेगा बेस्ड ऑन देयर लोन पेयर। ये लिखा हुआ है ना, फिक्स कर दिया, देखो आपके सामने फिक्स कर दिया मैंने। आपको पता है सिस एंड ट्रांस केवल इसी के लिए होगा, इसके लिए तो नहीं मींस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में बेस्ड ऑन देयर लोन पेयर्स दे विल डिसाइड whether they will sin or same side that we can say that is a cis, sorry sin, and if they are opposite to each other then we can say it is a anti. Okay sir, thank you. चलिए बेटा, तो अब अपन एंट्री करते हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट नोट करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाइए बेटा, आपके लिए नोट, ये आपके लिए नोट भी है, मेमोरी पॉइंट भी है कि अब जीआई करते समय हमें क्या चीज भी दिमाग में रखनी है। तो नोट के अंदर मैं पहला नोट आपको लिखवाने जा रहा हूं कि 327 कार्बन साइक्लोएल्कीन्स नॉट एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी आज के बाद 3 से 7 कार्बन तक की रिंग्स डबल बॉन्ड वाली साइक्लोएल्कीन कभी भी जीआई शो नहीं कर पाएंगी। आज के बाद अगर पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो नो, ऐसा लिखा हुआ आ जाए नो, आपका ये लिखा हुआ आ जाए नो, आपका साइक्लोहेक्सीन आ जाए नो, ये साइक्लो आपका ये आपका हेप्टेन आ जाए तो नो, इसका मतलब ये कोई भी जीआई शो, क्योंकि इसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता। अब ये फिक्स हो गया, एक ही जैसा रहेगा। अब आप इसके ऑपोजिट, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आपके सामने ये साइक्लोहेक्सीन है, तो देखो इस साइक्लोहेक्सीन में पहली शर्त है आर एक्सिस गिरी। अब आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पर H लगाता हूँ, यहाँ पर H लगाता हूँ, तो चेक करके देखो इस समय ये H और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है,
ये एच और ये वाला ग्रुप डिफरेंस के बाद जीआई की शर्तें तो पूरी कर रहा है, लेकिन ये जीआई शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको घुमाना चाहूं, ये ऐसे पकड़ के घुमाना चाहूं, तो गौर से देखो मैं स्ट्रक्चर तो बना दूंगा लेकिन वो गलत होगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर मैंने जबरदस्ती बना दिया, ये आपका सिस था, लेकिन ये ट्रांस संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि घूम जाए। तो इसका मतलब 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की साइक्लोएल्कीन कभी आ जाए तो उन्हें कभी जीआई में मत गिनना, ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी। ये पहला पॉइंट नोट कर लो। अब आ जाइए बेटा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो आपको नोट करना है वो क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर सिमिलर in chemical properties but differ in physical properties। इसका मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी में तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी सेम नहीं होती। जैसे मैं अगर आपको इसको समझाऊं तो देखो इसको कैसे समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर लिया ये सिस और यहां पर लिया सपोज करो मैंने ट्रांस। ये देखिए अब ये सिस है और ये है ट्रांस। अब सपोज करो मैं इससे क्लोरीन की रिएक्शन कराता हूं, मैं इसके साथ भी क्लोरीन की रिएक्शन कराता हूं, तो आप सीखोगे आगे एल्कीन में जाके कि जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा और एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन होगा तो CH3CH CH3 और जो पाई बॉन्ड खुला उसके ऊपर Cl जुड़ गया। तो सोचिए वही सेम आंसर इसका भी आएगा। इसका मतलब ये जो एल्कीन आपका था चाहे वो सिस था चाहे वो ट्रांस था, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एक जैसा प्रोडक्ट दिया। इसका मतलब ये लाइन क्लियर हो गई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर सिमेट्रिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर इसके रासायनिक गुण देखें, क्रियाएं देखें, तो सिस एंड ट्रांस एक जैसा कैरेक्टर शो करेंगे। इसका मतलब इनको डिस्टिंग्विश या अलग नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। लेकिन वो फिजिकल में अलग होते हैं। तो फिजिकल में कैसे अलग है मैं आपको समझाता हूं। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे अलग, जैसे ये इस समय आपके सामने एक सिस स्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक ट्रांस है और ये मैंने लिया है सिस। तो इस समय ये तो ट्रांस स्ट्रक्चर है और ये आपका सिस है। अब आप गौर से देखो, अगर मैं इसके अंदर डायपोल मोमेंट चेक करूं म्यू, ये है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण में क्या करते हैं आपको ध्यान, द्विध्रुव आघूर्ण एक तरह का रस्साकसी है, यानी कि आपका जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वाला है वो खींचेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसका वेक्टर निकालते हैं। तो देखो गौर से ये CH3 इस C की ईएन ज्यादा होने के कारण वेक्टर का डायरेक्शन ये दिखाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हम यहां से देखें तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश हो रहे, तो आप गौर से देखो इस मॉलिक्यूल में दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा सिमेट्रिकल है, पूरा समतल है, पूरा प्लेनर है, तो दोनों मैथिल का जो फोर्स है उसका वेक्टर एक दूसरे को काट रहा है, तो इसका म्यू आएगा 0। और आपको पता है म्यू 0 का मतलब हो गया नॉन पोलर, हो गया अध्रुवीय।
जबकि आप चेक करके देखो सिस में जब आप वेक्टर का डायरेक्शन लगाओगे तो देखो दोनों वेक्टर एक दूसरे को पूरा कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे को पूरा नहीं काटेंगे, तो यहाँ पर आपके म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेक्टर बचेगा, कुछ ना कुछ घटक बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होगा कूलर। तो आप देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इस समय जितने सिस हैं उनका डायपोल मोमेंट या उनका द्विध्रुव आघूर्ण अपने ट्रांस से हमेशा ज्यादा होगा सामान्यतः, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सिस होते हैं वो ट्रांस के मुकाबले ज्यादा ध्रुवीय होते हैं। देखो पोलर ध्रुवीय, जबकि आपके ये होते हैं नॉन पोलर। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई। अब दूसरी बात बताऊं तो दूसरी बात अपन ले सकते हैं इसके अंदर अपना स्थायित्व। तो देखो अगर मैं स्थायित्व की बात करूं, ये स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में उल्टा हो गया। इन दोनों केसेस में तो क्या हुआ कि सिस जो होता है वो ट्रांस से ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि सिस पोलर भी ज्यादा है और उसका म्यू भी आपका 0 नहीं, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा है और ध्रुवीयता भी ज्यादा है, तो सिस ज्यादा है ट्रांस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो गौर से देखो स्टेबिलिटी में ये जो ट्रांस है और ये जो आपका सिस है, अब देखो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है वो देखना। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है जालक में वो कैसे लगा हुआ है, लैटिस में कैसे फिट है। तो गौर से देखो इस समय आपका CS3 इसको रिपेल नहीं कर पा रहा, प्रतिकर्षित, क्योंकि इसका साइज बड़ा है इसका साइज छोटा है। लेकिन यहाँ गौर से देखो दोनों बड़े साइज वाले एक ही तरफ आ गए, तो दोनों बड़े साइज वाले एक तरफ आने से एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसके रिपल्शन के कारण इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस समय आपके सिस का जो स्थायित्व है वो ट्रांस से कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस में आप चेक करके देखो दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे के विपरीत चले गए घूम के पीछे, तो उनमें टक्कर होने की संभावना नहीं है, तो इससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व में ट्रांस सदैव सिस से ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दिया है कि सेकंड पॉइंट के अंदर कि आपके जीआई रासायनिक अभिक्रियाओं में केमिकल रिएक्शन में तो इक्वल है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो सेम नहीं होते, इसीलिए इनको क्योंकि सेम नहीं होते। सर जो केमिकल रिएक्शन है उसको वन टाइम और बताइए ना। अरे केमिकल रिएक्शन में यह है कि मैंने आपको एक एल्कीन दिया, एक एल्कीन सिस है एक एल्कीन ट्रांस है। जब आप केमिकल रिएक्शन करते हो क्लोरीन डालते हो उसको बीकर में, तो ये भी रिएक्ट करके वही प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी रिएक्ट करके वही प्रोडक्ट बना रहा है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है आपका सबस्ट्रेट, आपका रिएक्टेंट, आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनने में देखो कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन सेम। तो जब भी हम किसी सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन से कोई रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट दोनों का एक ही जैसा आएगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में दोनों के दोनों अलग है, पोलरिटी हो, डायपोल मोमेंट हो तो सिस आता, स्टेबिलिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो तो आपका ट्रांस आता। तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया। तो पहला पॉइंट मेरा था कि कौन कौन जीआई साइक्लिक एल्कीन नहीं दे सकते, तो 3 से 7 तक नहीं दे सकते। नंबर दूसरा सेकंड पॉइंट था मेरा कि जीआई अगर अपन देखें तो जीआई वाले जितने वो केमिकल रिएक्शन में तो सेम होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में वो एक दूसरे से अलग होंगे। अब आते हैं इसके अंदर अपना तीसरा पॉइंट लेकर, क्या हटाता हूं बेटा मैं, चलिए बेटा अब लेते हैं अपन तीसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट का नाम मैंने आपको दिया है ये तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ जीआई डिटर्मिनेशन
या कैलकुलेशन इन पॉलीइन्स। इसका मतलब मैंने आपके लिए लिखा है कि जो पॉलीइन्स होते हैं, पॉलीइन्स का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, तो जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो उनमें आप जीआई की संख्या कैसे निकालोगे? अब बार बार सिस एंड ट्रांस थोड़ी ना करोगे, इतना टाइम आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला सीखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए हिंट लिखा है कि पॉलीइन्स के अंदर कुल जीआई की संख्या निकालने के सूत्र या फॉर्मूले कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसको डिटरमाइन करने का सबसे अच्छा तरीका दो पार्ट, ये दो तरीके से डिटरमाइन होता है। सबसे पहला तरीका नंबर 1, when both ends are सेम, जब दोनों सिरे एक जैसे। अब आपको ये सब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया R CH डबल बॉन्ड CH और ये कर दिया मैंने होल N और ये लिख दिया मैंने R। अब आप इस समय देखो कि ये टर्मिनल है, ये इसका टर्मिनल है और दोनों के दोनों टर्मिनल सेम। तो ये मैंने जो लाइन लिखी है वो ये लाइन है। अब पॉइंट आती है इस n का मतलब क्या है? तो इस n का मतलब आप 2 रखोगे तो ये 2 बार खुलेगा, आप इसको 3 लिखोगे तो ये 3 बार खुल जाएगा, आप इसको 4 लिखोगे तो 4 बार। तो इस प्रकार से आप इसको कितना लिख सकते हैं। तो आज के बाद यदि कोई एग्जामिनर आपको कंपाउंड दे और उसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो तो पहले चेक कर लेना कि उसके सिरे सेम आ रहे हैं। तो फिर आएगा आपका फॉर्मूला कि नंबर ऑफ जीआई दैट इज 2 की पावर n, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तब आपको कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये n की वैल्यू आपको यहां पर फिट करनी है। तो इस समय n कौन है? n है आपके नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल। क्या आपके कंपाउंड में कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? आप कहोगे कैसे? तो देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 का होल ट्वाइस। तो देखो इसको लिखने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि इसको पकड़ के खींचूं। तो ये CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH एक बार, फिर और खोलोगे तो CH डबल बॉन्ड CH और ये दूसरी बार। तो आप चेक करके देखो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है, इसको चेक कैसे करते हैं, इसके कितने जीआई बनेंगे। तो सबसे पहले अगर पेपर में ऐसा एग्जांपल आ जाए या ऐसा एग्जांपल आ जाए तो सबसे पहले तो चेक करो n। तो आप चेक करो इसमें n यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो हुई 2, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, दोनों सिरे चेक करो तो इन दोनों को छोड़ने के बाद ये बचे दोनों सिरे देखो और दोनों सिरे एक जैसे। इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला काम करेगा 2 की पावर n। तो यहां पर लगाएंगे पर 2 की पावर ये 2, इसका मतलब आपके टोटल 4 बनेंगे जीआई। ये इसका एक सिंपल सा तरीका होगा। तो आज के बाद यदि आपको लगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नंबर या आरआर एक्सिस के नंबर एक से ज्यादा बार आ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना जब ये दोनों सिरे एक जैसे। जब दोनों सिरे अलग होंगे वो तरीका वहां जाएगा। तो अब आप सोचो आपने जो 2 की पावर 2 से 4 निकाले तो पेपर में उसके स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो 4 कौन कौन से निकले हैं। उस 4 का मतलब है कि ये वाला डबल बॉन्ड अगर Z हो गया तो ये वाला डबल बॉन्ड की संभावना Z भी हो सकती है और इस Z के साथ इसकी संभावना E भी हो सकती है। तो दो तो स्ट्रक्चर ये हो। तीसरा पॉइंट, अगर ये डबल बॉन्ड आपका नंबर 3 अगर आपका यहाँ पर हो गया, सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी बेटा,
ये फॉर्मूला जो मैं लगा दिया ये डिफरेंट के लिए था, या आर डैश करता है, इसको थोड़ा चेंज कर देना, ये आर डैश है तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। ये देखो ये मैंने चेंज कर दिया। अब देखो, अब आप गौर से देखो, ये फॉर्मूला तब का है जब when both ends are different। ये एक चेंज थोड़ा कर लेना, क्योंकि इनको फॉर्मूले में चेंज आएगा, अगर जब यहाँ देखा तो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। तो इसका मतलब हमने पहला केस वो लिया है कि जब दोनों सिरे अलग अलग। तो गौर से देखो, इस आर और इस आर डैश को अलग करें तो फॉर्मूला 2 की पावर n है। तो अब आप गौर से देखो, यहाँ पर मैंने इसको मैं लिख देता हूं C2H5, ये लिख दिया। अब आप वापस से गौर से देखो कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को लूं, तो अगर ये डबल बॉन्ड Z है तो इसका मतलब ये Z के साथ ये वाला डबल बॉन्ड Z भी हो सकता है और ये डबल बॉन्ड के साथ E भी हो सकता है। बताऊंगा अभी कैसे। अब दूसरा पॉइंट, अगर ये डबल बॉन्ड E हो जाए तो सोचिए ये वाला डबल बॉन्ड E भी हो सकता है और इस E के साथ वो Z भी हो सकता है, तो ये बनेंगे वो टोटल 4। अब देखो, अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो दोनों Z कैसे हो समझना। देखो ये तरीका देखो, ये आपका एमी, इसको मैंने एमी कहते हैं, ये बना दी मैंने बोट, ये बना दी मैंने बोट, और ये लगा दिया मैंने ईटी, ये इसको ईटी बोल रहे हैं, ये ईटी है और ये रहा एमी। अब आप गौर से देखो, ये भी Z है और ये भी Z है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को क्लियरिफाई करूं तो Z और E, तो देखो ये तो हो गया Z और ये हो गया आपका E और मेरा E। अब तीसरा, दोनों ही E हो तो गौर से देखो, ये आपका ME, ये बना दी मैंने चेयर, फिर बना दी चेयर, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो गया E एंड E। देखो ये भी E, ये भी E। और अगर चौथे पार्ट को अगर हम देखें तो E और Z, तो ये रहा आपका E और ये हो गया आपका Z। अब आप देख लो, आप एक सिंपल सा कंसेप्ट कि यदि आज के बाद आपका पॉलीइन दिया गया जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, तो गौर से देख लो कि यदि आपके n वैल्यू में दोनों सिरे अलग अलग हो तो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n। जैसे मैंने इस समय जो एग्जांपल दिया उसमें आपकी n वैल्यू तो 2 है लेकिन दोनों सिरे अलग अलग, तो जब दोनों सिरे आपके अलग अलग हैं तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू 2, तो टोटल आंसर 4 आएगा। ये 4 हमें पेपर में कभी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बनाकर देखो तो ये तरीके बनेंगे। तो अगर ये आपका Z है तो ये Z भी हो सकता है, E भी हो सकता है 2, अगर ये E है तो ये E भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, फिर 2 और ये 4। तो मैं होप करता हूं क्या आपको ये समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। आज पहले सेट को स्नैपशॉट कर दीजिए सर। हाँ जी बेटा। सर एक डाउट था। बोलो। सर दोनों सिरा सेम रहेगा तो क्या होगा? बेटा मैं बोल तो रहा हूं, खुद ही बोल रहा हूं कि अभी दोनों सिरे सेम होंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। अब वहां जाएंगे अपन, अभी हमने ये सेक्शन डाला है when both ends are different। अब ये सेक्शन नहीं कि आप सेक्शन वहां आएगा, तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लो तो फिर वो सेक्शन वहां शुरू करता हूं। यस सर। हां तो सर जो आपने बताया है वो डिफरेंट का है। ये डिफरेंट का केस हो गया। और अब हम यहां ले जा रहे हैं when both ends are same। अब की बार दोनों एंड्स अगर सेम हो तो क्या देखते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है। जब दोनों एंड सेम होंगे तो एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, और ये दोनों आपके सेम होंगे, ये दोनों सेम आएंगे। और यदि ये दोनों सेम आ जाएं तो आज के बाद फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ GI। फॉर्मूला लगेगा आपका 2 की पावर n-1 प्लस
2 की पावर p माइनस 1। ये फॉर्मूला रट लो अच्छे तरह से। ऐसा फॉर्मूला तब लगाना जब दोनों एंड्स एक जैसे हों। अब पॉइंट आता है कि p क्या है, तो इस p का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये p दो वैल्यू रखता है, एक वैल्यू होती है even और एक वैल्यू होती है odd। तो अगर आपको लगे कि आपका डबल बॉन्ड इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इस जगह पर p की वैल्यू रख देना n/2, ये वैल्यू फिट हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा n/2 - 1। और अगर p ऑड है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2, ये यहां फिट कर देगा और आपके सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो ऐसे पहले मैं पूरा कर दूं फिर हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये कर दिया मैंने होल 2। अब आप गौर से देखो, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब आप चेक करके देखो इन दोनों की n वैल्यू 2 है, क्योंकि n क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या RR एक्सिस। तो इसकी RR एक्सिस है 2, एक ये भी एक ये भी। अब पॉइंट आता है इसके दोनों सिरे एक जैसे हैं, तो जब दोनों सिरे एक जैसे हैं तो इससे आंसर निकलेगा। तो अगर अपन यहां लिखते हैं टोटल GI, तो फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो 2 की पावर आपका n कितना है, n है 2, तो फॉर्मूला आएगा 2 की पावर 1। और अपन p की देखें तो p, अब दिमाग लगाओ, ये इवन है कि ऑड है, तो इस समय ये है इवन, इसलिए इस n/2 ये हो जाएगा n/2 2/2 - 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर 4 सॉल्व आएगा। तो 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये आपका 1 - 1 दैट इज 2 की पावर 0। तो सोचिए 2 की पावर 1 का मतलब तो हो गया 2 और 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो टोटल आंसर होंगे 3। इसका मतलब इसके टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब आप कहोगे सर 3 क्यों है, जबकि ऐसे ही एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले लिया था, डिफरेंट वाला उसके 4 थे। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर एक फायदा है, यहाँ पर अगर ये z है तो फिर ये z हो सकता है, लेकिन अगर ये z है तो फिर ये आपका यहाँ पर e हो सकता है, लेकिन ये अगर e है तो फिर ये आपका z नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद है मैंने नोट में लिखवाया था कि दोनों तरफ से नंबरिंग अगर सेम आ रही हो तो हमेशा z को वैल्यू देते हैं। ये रूल मैंने आपको लिखवाया था नोट में कि अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो नंबरिंग दोनों तरफ से बराबर हो और इधर से भी z आ रहा है, इधर से भी z आ रहा है, इधर से भी e आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी z आ रहा है, इधर से भी e आ रहा है, तो ऐसे में e और z में से z को वैल्यू देते हैं। तो पहले नंबर पे z आएगा, पहले नंबर पे e नहीं आएगा। अब e के साथ e आ सकता है, तो देखो आप ये वाला केस पॉसिबल नहीं, इसलिए 1 2 और 3 केवल 3 आइसोमर ही बनेंगे। अब बोलो इसको क्या कहा, ये सर पी वाला एक बार और बताइए ना। तो बेटा पी का मतलब है कि आपको जब लगे कि दोनों एंड्स अलग अलग नहीं है, सेम है, तो फिर फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n - 2 की पावर p-1। ये फॉर्मूला कॉमन करने के चक्कर में मैंने p बना दिया, नहीं तो आप चाहोगे तो आपको 2 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। अब p का क्या मतलब वो समझ लो। यदि आपको लगता है कि दिए गए एग्जांपल में इवन आ रहा है डबल बॉन्ड या इवन आ रहा है RR एक्सिस, तो इसका मतलब इवन आने पर यह फॉर्मूला ये फिट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 - 1। लेकिन अगर आपने देखा ऑड है, जैसे मान लो 3 आ जाए, है ना, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो इस जगह पर p की जगह पर ये फिट हो जाएगा। तो n आपका मान लो 3 आ गया, तो 3 + 1/2 - 1 गया, तो ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ इस जगह पे ले आएंगे।
ये जो मैंने आंसर भी कर नहीं आंसर भी याद। अब ये आपका तरीका है। अब आप चेक कर लो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? यस यस ये टोटल जीआई निकालने का। बेटा टोटल जी इसलिए क्योंकि क्या होगा, आप सोचिए आपके पास एक ही आर एक्सिस होती है तो आप बड़ी आसानी से कहते हो सब वही तो बनेंगे, एक्सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, ई बनेगा, जेड बनेगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड के नंबर ज्यादा होने लग जाए तो हर डबल बॉन्ड या हर आर एक्सिस एक जीआई शो करेगा। तो कितने टोटल बनेंगे वो हम बार बार बना के देखें, उससे अच्छा फॉर्मूला सर यहाँ पे समझ नहीं आई, 2/2 माइनस क्या लिखे 1। क्यों? सर 2/2 माइनस होना था। ये तो जब से आपका ऑड और इवन हो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिखा है CL CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और मैंने लिख दिया CH3 और मैंने लिख दिया बताओ इसके टोटल जीआई कितने बनेंगे। अब आपका काम कैसे स्टार्ट होगा सोचो आप। सबसे पहले चेक करो इसमें n कितने हैं। 3 आपकी n वैल्यू स्टार्ट हो गई 3, क्योंकि 3 कैसे देखो यहाँ पे भी जीआई बन सकता है, शर्तें कोई दोनों चेक करनी है। आर एक्सिस है कोई भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी चेक करो आर एक्सिस है कोई सेम नहीं है, यहाँ पर भी देखो आर एक्सिस कोई सेम नहीं, इसका मतलब n वैल्यू टोटल होगी 3। अब चेक करके देखो बाइफर्केशन, दोनों एंड सिमिलर है कि दोनों एंड सेम है? सर सिमिलर और सेम मतलब ये देखो डिफरेंट है सर, डिफरेंट है। इसको तो अलग कर दो। अब आप दोनों एंड देखो अपने, डिफरेंट है। डिफरेंट है, डिफरेंट। ये वाला लगेगा कि 2 की पावर n वाला लगेगा? 2 की पावर n। ये सब आपका आंसर हो गया 8, इसके 8 आइसोमर 8 मतलब हो गया छोटा सा केस 8 आएगा। आ गया ना। अब यही क्वेश्चन सपोज करो ऐसा आ जाता, यहाँ पर एग्जामिनर लिख देता CH3, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले जीआई के लिए चेक करते हैं n वैल्यू कितनी है, तो n वैल्यू तो वही की वही कितनी है 3 है। लेकिन अब की बार दोनों एंड्स है कि डिफरेंट सेम है। ये फॉर्मूला अब ये वाला फॉर्मूला होगा तो n वैल्यू यहाँ रखते जाओ, n वैल्यू आ गई 3 तो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस अब की बार आप चेक करके देखो ये इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो ये ऑड है n + 1/2 प्लस 1/2 और ये आपका -1। ये देखो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आपके पास क्लियर पिक्चर आ गई कि अगर आपके पास सिंपल सा एग्जांपल होता है जैसे 2 ब्यूटीन, तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है एक्सिस होगा ट्रांस होगा। समझ में आ गया ना। लेकिन जब आपके आर एक्सिस का मान या वैल्यू 1 से ज्यादा होने लग जाए तो फिर ये दो मेथड से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत क्लियर? यस सर। यस। तो आज इसको एनालिसिस करना, कल मैं इसका फाइनल टच करूंगा और कल मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल लूंगा, कुछ विशिष्ट एग्जांपल लूंगा थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर अपन ये जीआई को खत्म करके ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक समावेशता में एंट्री करेंगे। क्लियर है? यस अर्जुन गुड नाइट। यस सर, थैंक यू सर। गुड नाइट एंड चेक कीजिए अपने आप को अच्छी तरह से दोबारा। थैंक यू सर। ओके डियर। थैंक यू सर। ओके डियर, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।